मेरी बीवी शादी की रात बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर बोला तुम्हारी बीवी तो पेट से है। मैं गुस्से में बीवी को तलाक देने लगा तो मेरी बीवी चीखने लगी कि तलाक मत देना, ये बच्चा तो आपका ही है। क्योंकि शादी के दिन हर किसी के लिए ही अरमानों भरा होता है और फिर ऐसा दूल्हा जिसने पसंद की शादी की हो उसके लिए तो यह दिन कुछ ज़्यादा ही खुशी का होता है। और मेरे लिए भी यह खुशी का ही दिन था। मैं खुशी खुशी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी दुल्हन बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे लगा कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया होगा, क्योंकि लड़कियां शादी की ज़्यादा फिक्र करती है। उसको होश में लाने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो मैं उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने उसको ताकत के इंजेक्शन वगैरह दिए और कुछ टेस्ट लिए और वो होश में आ गई। लेकिन दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने मुझे जो खबर सुनाई वो मेरे लिए कदमों तले ज़मीन निकलने को काफ़ी थे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर जब घर आकर मैंने अपनी बीवी से इस मामले पर बात की और यहाँ तक कि मैं उसको तलाक देने पर तैयार हो गया था, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ते हुए मुझे जो बात बताई वो मेरा दिमाग घुमाने को काफ़ी थी। मैं हैरान था कि ये मुमकिन कैसे मुमकिन था। मेरा नाम अभय है और मैं अपर क्लास फैमिली से था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत ज़्यादा पैसा और लाडला होने के बावजूद भी मैं बिगड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी और उन्होंने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। रुपया पैसा और दौलत होने के बावजूद मैं बहुत सीधा और सुंदर था। मेरे क्लास के लड़के तो मुझे सब्बू कहकर चिढ़ाते भी थे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना था, क्योंकि सही और गलत में फ़र्क मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे से सिखा दिया था। और अब जब मैं पढ़ाई पूरी करके अपने माँ बाप के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा था तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। लेकिन इस मामले में मैंने उनको साफ साफ बता दिया था कि मैं शादी उससे करूँगा जो मुझे पसंद होगी, और ऐसी कोई लड़की अभी मेरे सामने नहीं आई थी जो मेरे लायक हो, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब बिगड़ी हुई लड़कियां थीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही लड़कियां थीं जिनसे वक्त गुजारी तो की जा सकती थी, लेकिन जीवन साथी नहीं बनाया जा सकता था। और इस मामले में मेरे माँ बाप ने मुझ पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की चाहत बढ़ती जा रही थी कि अब मैं शादी कर लूँ, क्योंकि तुम्हारी अब उम्र निकलती जा रही है। और वो जो कहा जाता है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, तो मुझे इस पर यकीन था कि भगवान ने मेरे लिए मेरे जोड़े की कोई तलाश करके रखी होगी। और फिर एक दिन मेरे सामने वो आ गई। मैं किताबों का बहुत शौकीन था, इसलिए बिजनेस के साथ साथ अब भी किताबें पढ़ता रहता था। इसलिए अपने इलाके की सेंट्रल लाइब्रेरी में एक दिन मैं किताब की तलाश में गया तो वहीं वो मुझे नज़र आई थी। उसकी सादगी ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया था, लेकिन वो मुझे देखकर ऐसी चौंकी थी जैसे मुझे पहले से जानती हो। उसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाई नजर आई थी। उसकी आंखों में खौफ देखकर मैं हैरान रह गया कि मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझसे क्यों डरी हुई थी। लेकिन उससे पहले कि मैं उससे बात करता वह ऐसे भागी जैसे मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो। और उसकी इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया, और हैरत और बेचैनी ने मुझे मजबूर किया कि मैं बार बार उस लाइब्रेरी में जाऊं। और कुछ दिनों बाद ही मुझे वो दोबारा वहाँ नज़र आई। मैं घर तक उसका पीछा करने में कामयाब हो गया। जब मैंने उसके बारे में पता की तो मालूम हुआ कि उसका नाम मानवी है और वो लोग कुछ ही दिन हुए इस इलाके में शिफ्ट हुए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं तो उसकी सादगी से प्रभावित था। फिर वो मुझसे डरी हुई क्यों थी, जबकि मैंने तो आज तक उससे बात तक नहीं की थी। उसके बारे में जानने के लिए मौका तलाश करने लगा कि उससे बात कर सकूं, और शायद उसे भी अंदाज़ा हो गया था। इसलिए वो हर मुमकिन जगह जहां मैं हो सकता था वहां जाने से कतराने लगी। उसका यही दूर भागना मुझे दिन ब दिन उसकी चाहत में पागल करने लगा। और फिर किस्मत का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ दिनों बाद वो लड़की
मेरी ही कंपनी में नई ट्रेनी के तौर पर आ गई। क्योंकि ट्रेनिंग का इंटरव्यू मैं नहीं करता था, इसलिए उस लड़की का मुझसे आमना सामना ना हुआ। और जिस दिन उसे कंपनी ज्वाइन की, उससे दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी कंपनी में वो आती है और अब मेरी एम्प्लॉई होने की वजह से वो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकती थी। मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खौफ नज़र आने लगा। मैंने उससे पूछा कि मुझसे क्यों डरती हो। मैंने उसको ऐसा क्या कहा कि लेकिन वो कमरा छोड़कर बाहर चली गई और अगले 1 घंटे में उसका रेजिग्नेशन लेटर मेरी टेबल पर मौजूद था। इस चीज़ ने मुझे और हैरान कर दिया। अब तो मैं पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था, जहाँ तक कि मैं अपने घर में भी बता दिया कि मुझे लड़की पसंद आ गई है। मेरी माँ तो हर लड़की के लिए तैयार थी जो मेरी पसंद थी, लेकिन मैंने एक शर्त लगा दी कि जब रिश्ता लेकर जाएंगे तो मेरे बारे में उस लड़की को कुछ नहीं बताएंगी, वरना रिश्ते से इनकार कर देंगी। उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली आंटी के जरिए उस घर में रिश्ता भेज दिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ ने क्या कहा, लड़की ने क्या कहा और कैसे ये सब कुछ हुआ। बस 1 महीने के अंदर मेरा उससे रिश्ता हो चुका था। लेकिन रिश्ता होने के बाद भी मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे मन में एक डर सा था कि अगर मैं उसके सामने आया तो कहीं वो रिश्ते से इनकार ही ना कर दे। और सच बात तो ये है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। वो मुझसे क्यों डरती है, ये सब बातें मैं पूछना चाहता था। लेकिन जब वो मेरी बीवी बन चुकी हो, जब वो मुझसे कुछ ना छुपाए और उसके लिए ज़रूरी था कि मैं जल्द शादी पर जोर दूँ। मेरी माँ को भी शादी की जल्दी थी और उन लोगों ने भी कुछ खास मना नहीं किया, इसलिए करीब 1 महीने बाद ही मेरी शादी तय हो गई। मेरी माँ समय सबको लगता था कि क्योंकि मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए यकीनन लड़की से मेरी बात होती होगी। लेकिन हकीकत क्या है ये मैं ही जानता था। मैं चाहता ही नहीं था कि उससे बात करूं या वो मेरे बारे में कोई बात जाने, क्योंकि मेरे दिल में अजीब डर था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, जबकि मैं भी उसके बारे में सिर्फ उसके नाम के अलावा कुछ खास नहीं जानता था। मुझे शादी के दिन का इंतज़ार था और फिर आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जिसे मैंने चाहा था उसे आज पा ही लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने उसे पत्नी बनाने से पहले उससे बात तक नहीं की थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का इंतज़ार था कि वो मेरे पास आएंगी और मैं उससे बात करूँगा। लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है ये मैं नहीं जानता था। शादी के बाद उसको जब स्टेज पर लाया गया तो उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। शायद वो शर्मा रही थी या कुछ और बात थी। लेकिन जब मुंह दिखाई की रस्म की गई तो उस वक्त भी मुझे उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आया और वो बेयकीनी भी, जैसे उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा हो कि मैं उसका दूल्हा हूँ। लेकिन मैं तो एकटक उसको देखे जा रहा था, क्योंकि आज उसको देखने का मेरा पूरा हक था। अब कुछ देर बाद ही विदाई का वक्त हो गया, लेकिन हर कदम पर ही मुझे महसूस हो रहा था कि वो लड़की बहुत परेशान है और परेशान से ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन मैं उसका ये डर दूर करना चाहता था। मुझे इंतज़ार था कि वो मुझसे बात करे और मैं उसे अपने बारे में क्लियर करूं, ताकि उसका ये खौफ ख़त्म हो जाए। मुझे 100% यकीन था कि मैं उसको अपने प्यार और मोहब्बत से इस डर से निकालूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये वो खौफ है जो मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी को हिलाकर रख देगा। विदाई के बाद जब उसे घर लेकर आए तो मेरी माँ ने ना जाने कौन कौन सी रस्में कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बढ़ता हुआ डर देखकर मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे कमरे में पहुंचा दिया जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। मैं हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था कि कोमल को अपनी तरफ से कोई मुसीबत परेशानी ना दूं, लेकिन उसकी आंखों का डर कैसे दूर करता है जो कम ही नहीं हो रहा था। जब उसे कमरे में लेकर गए तो मुझे मेरे दोस्त ने घेर लिया। वो सब अपनी शरारत में थे, लेकिन मैं जानता था कि ये शरारत शायद मुझे रास नहीं आएंगी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर जल्दी से जल्दी कमरे में भागा और कमरे में पहुंचने से पहले ही मैंने अपने मन में वो सारी बातें तैयार कर ली थी
जिसके ज़रिए मैं उसको रिलैक्स कर सकूं और उसके दिमाग से अपना डर निकाल सकूं। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने रूम में दाखिल हुआ और वो भी रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट करके बैठी हुई थी। उसके पास जाकर बैठा तो उसके चेहरे का खौफ मुझे उसके घूंघट के अंदर से ही नज़र आ रहा था। वो मेरे करीब बैठते ही हौले हौले काँपने लगी और मैंने अपनी तरफ से उसे रिलैक्स करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन उसके साथ ही वो लहरा कर गिरी और बेहोश हो गई। उसको इस हद तक डरे हुए देखकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि ना जाने ऐसा भी उसे मुझसे क्या डर है। सुना तो था कि लड़कियां अपनी ज़िंदगी को लेकर डरी हुई होती है और कुछ लड़कियां लड़कों से भी डरती है। ये सारी बातें मैं जानता था, लेकिन कोई इतना भी ज़्यादा डर सकता है ये मैं नहीं जानता था। लेकिन कोई इतना ज़्यादा खौफ में कैसे रह सकता है कि अपने होशो हवास खो बैठे। इस किस्म की बात किसी को मालूम ना हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की वो होश में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी। इसलिए मजबूरन मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अपने साथ माँ को भी गाड़ी में लेकर गया। घर में बहुत से मेहमान मौजूद थे, लेकिन मैंने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। मेरी माँ मेरी पत्नी को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो रही थी और अस्पताल में जब उसको यूं आधी रात को दुल्हन के कपड़ों में देखा गया तो फौरन ही सब अलर्ट हो गए। डॉक्टर ने उसको अच्छे से चेक किया और उन्होंने बताया कि ये खौफ से या दिमागी दबाव से बेहोश हो गई। अब सबको ये मालूम था कि लड़कियां शादी का दबाव लेती ही है, इसलिए सबने इस बात को नॉर्मल ही लिया। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं नहीं जानता था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन वगैरह दिए और कहा ये 2 घंटे में होश में आ जाएंगी। वो 2 घंटे मैंने कैसे गुजारी ये मैं जानता था। डॉक्टर ने पूरे टेस्ट लिए और कहा कि सुबह इनकी रिपोर्ट ले ली जाए। मैं तो 2 घंटे बाद उसको होश में आने पर ही वापस घर ले आया और उसकी तबीयत को देखते हुए उससे कोई बात ना की। वो भी खामोशी से कपड़े बदल कर लेट गई और सो गई और हमारी गोल्डन नाइट ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर में ख़राब हो चुकी थी। मुझे इस बात का दुख नहीं था, मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि आखिर मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा डरी क्यों है, और मैं यह बात हर सूरत में जानना चाहता था। दूसरे दिन शाम में रिसेप्शन था, लेकिन मैं उसको लेकर किसी किस्म की कैंपरिंग की हालत में नहीं था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही किसी को बताए बगैर अस्पताल में रिपोर्ट लेने पहुंच गया। लेकिन मुझे रिपोर्ट देने के बजाय डॉक्टर के कमरे में भेज दिया गया। इस बात ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया कि ना जाने मेरी पत्नी को ऐसी कौन सी बीमारी है। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो आपको पूरे धैर्य और गंभीरता से सुननी होगी। मैं खुद को हर किस्म की बुरी खबर के लिए तैयार कर लिया, यहाँ तक कि मैंने सोच लिया कि मैं हमेशा अपनी पत्नी का साथ दूंगा और जिस तरह होगा उसका बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, क्योंकि पैसों की मुझे कमी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई वो बात तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। और इस बात ने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन सरका दी। मैं तो ना जाने कौन कौन सी बड़ी बीमारी का सोच कर बैठा था, और ये क्या हो गया। वो लड़की जिस पर मैंने अंधा एतबार किया, शादी से पहले बात करना अहम नहीं समझा कि कहीं उसकी इज्जत पर उंगली ना उठे, और वही लड़की मुझसे शादी करने से पहले ही किसी और की संतान की माँ बनने जा रही है। शायद वो इसलिए इतनी डरी हुई थी, शायद वो किसी को पसंद करती है। मैं ये सोच रहा था। मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ड्राइविंग कर सकूं। इस बात को सोचे जा रहा था कि जिससे मैंने प्यार किया वो शादी से पहले ही किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद मेरे साथ वफादार रहेंगी। इसलिए मुझे उसको आज ही छोड़ देना चाहिए, ताकि वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार सके जिसकी संतान उसके पेट में है। इस बच्चे को उसका बाप भी मिल सके। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी, और ज़रूरी नहीं है हर इंसान मोहब्बत को पा ले। यही सोचकर उस पर फैसला करके मैं घर की तरफ बढ़ा। कमरे में गया तो वो आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उसके आराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैंने जाकर उसकी रिपोर्ट उसके सामने रखी और कहा,
कौन है वो जो तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पहले है, और तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? मैं आज तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ ताकि तुम उससे शादी कर लो जिसकी संतान की तुम माँ बनने वाली हो, ताकि इस बच्चे को उसका बाप मिल जाए। लेकिन मेरी बातें सुनकर वो रोने लगी और उसने मुझसे कहा, आपको ईश्वर का वास्ता है, मुझे तलाक ना दे। मुझे एक तरफ उसके आंसू और उसके चेहरे की बेबसी परेशान कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरे हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट मुझे अपने फैसले पर पक्का रहने के लिए कह रही थी। मेरी मोहब्बत मुझे अजीब दोहराए पर लाकर खड़ा कर चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको डिवोर्स दे दूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे उसके पेट में पलने वाले बच्चे का ख्याल था कि कौन कल को उसे अपना नाम देगा। मुझ में तो इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अपना नाम दे सकता। मेरी पत्नी लगातार रोए जा रही थी। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल भी अपने फैसले से हटने वाला नहीं हूँ, तो उसने ऐसी हरकत की जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। उसने दुपट्टा उतारकर मेरे कदमों में रख दिया कि मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दे, क्योंकि यह बच्चा आपका ही है। मुझे मालूम है कि आपने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है, लेकिन जैसे चाहते हैं बदला ले ले, बेशक मुझे मार ही दे, मैं उप तक नहीं करूँगी, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दे। मेरे माँ बाप मर जाएंगे। जबकि मैं तो उसकी इस हरकत पर सन रह गया। मैंने दुपट्टा उठाकर उसके सर पे रखा और उससे कहा कि इज्जत बनाकर लाया हूँ, ना कि कदमों में ये दुपट्टा रखने के लिए लाया हूँ। लेकिन तुमने ये क्या कहा है कि ये बच्चा मेरा है? मैं तो तुम्हें जानता नहीं था और रिश्ता भेज दिया। लेकिन उसने कहा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ, ये बच्चा आपका ही है। उसके बातों ने मुझे हैरान कर दिया कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला इंसान भी इतनी बड़ी कसम नहीं खा सकता, तो फिर वो इतनी बड़ी कसम कैसे खा रही है? जबकि मैं जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसका तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। रिसेप्शन ऐसे ही बिल्कुल खामोशी से गुजर गया, लेकिन उसके बाद हम दोनों अजनबी बन गए, नदी के दो किनारे की तरह। धीरे धीरे मैं उसके आदत का जायजा लेता रहा। वो रोज़ पूजा करती थी और मेरा और मेरे घर वालों का हर तरह से ख्याल भी रखती थी। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे हैरान किया था, उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं उसका फ़ोन कहाँ पड़ा है, बाहर भी है, वो मेरे साथ जाती थी। मुझे हैरत होती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है तो कम से कम उससे बात तो करती। मेरे धैर्य का बांध टूट गया और एक हफ्ते के बाद ही मैंने उसको खामोशी से अपने पास बैठाया और कहा कि यहाँ बैठकर मुझे सब कुछ सच सच बताओ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है और जो तुमने उस दिन कहा कि ये बच्चा मेरा है। तुम ये बात कैसे कर सकती हो? लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ की कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में देखा था और उसके बाद तुम्हारे बारे में जानकारी ली और अपनी माँ को बता दिया और तुमसे शादी कर ली, बस मेरी तरफ की इतनी ही कहानी है। तो वो हैरान होने लगी। वो कहने लगी कि इस शहर में तो तुमने पहली बार लाइब्रेरी में मुझे देखा है, लेकिन पिछले शहर से हमें तुम देखते ही रहे हो। और क्या है इस पर? मैंने कहा कि इस शहर से तो मैं कभी बाहर गया ही नहीं। मैंने तो इसी शहर में पढ़ाई लिखाई की थी और बिजनेस डिग्री तो लंदन से ले ली थी। वो जिस शहर का नाम ले रही थी, वहाँ तो मैं कभी बिजनेस डील के लिए जाऊँ तो जाऊँ, लेकिन वहाँ पे भी मैं ये लड़की कभी नज़र ही नहीं आई थी। इस पर मुझे उसने कहा कि ये सच नहीं है। मैंने उसको कहा कि तुम अपनी तरफ की कहानी सुनाओ, बेशक तुम मुझे ही समझो कि वो मैं ही था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसने बताया कि कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद आ गया था और वो भी मुझे पसंद करता था। जैसे सबकी नॉर्मल दोस्ती होती है, हमारी भी वैसी ही थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन सिर्फ दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। मेरे माँ बाप भी इस बात को जानते थे और उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो लड़का भी बहुत अच्छा था और हमने हमेशा दोस्ती की हद में रहकर बात की थी, बगैर किसी को बताए बाहर मिलने नहीं गए। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन जब मेरा कॉलेज का आखिरी साल था, तब उस लड़के की कुछ और आवारा दोस्तों से दोस्ती हो गई, जिनमें तुम भी थे। और फिर उन लोगों ने
ना जाने उसको कैसे नशे की राह पर लगा दिया कि वो मुझे किसी से भी बेचने पर तैयार हो गया और मेरी कीमत लगा दी। लेकिन मेरी किस्मत उस वक्त शायद अच्छी थी कि मुझे यह बात पहले ही मालूम हो गई कि वो जब फ़ोन पर तुमसे बात कर रहा था उस वक्त मैं पीछे ही खड़ी थी और सुन रही थी। उसने मुझे पहली बार डिनर के लिए इनवाइट किया था और मेरे माँ बाप ने भी इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो जाए। और उसको मैं यह बात बताने आई थी कि मुझे इजाज़त मिल गई है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे मालूम हो गया कि ये डिनर नहीं है, बल्कि वह मुझे बेचना चाहता है। मैंने माँ बाप को बताया तो वो भी बहुत परेशान हो गए। हम तो पहले ही किराए के घर में रहते थे। मुझे रात को उसकी बहुत कॉल्स आती रही और मैंने उसे यही कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसकी वजह से मैंने 1 हफ़्ता छुट्टियाँ की और हमने उस 1 हफ़्ते के दौरान सब कुछ वहाँ से वाइंड अप किया और उस शहर में आ गए। मुझे लगता है मैं बच गई हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन यहीं पर मैंने तुम्हें देखा और परेशान हो गई। उसके बाद मैंने घर से निकलना छोड़ दिया, लेकिन माँ बाप को यह बताकर मैं परेशान नहीं कर सकती थी। और जब एक दिन मैं मार्केट गई तो तुमने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। तुमने बताया था कि मेरी कीमत अदा कर चुके हो और यह बात मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी। और ये मेरी कोख में पलने वाला बच्चा वही है। इस पर मैंने उसे बताया कि मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। उसने मुझे अपने दोस्त का नंबर दे दिया। मैंने वहीं बैठे बैठे अपने पुलिस वाले दोस्त से उस नंबर की डिटेल निकलवाई और उनका जिनसे उसका ज़्यादा मिलना जुलना था उन लड़कों की डिटेल निकलवाई। और जब मैं उनके फ़ोन नंबर, उनकी तस्वीरें मेरे पास अगले घंटों तक आ चुकी थी, तो उन तस्वीरों में मैंने अपनी तस्वीर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि वो लड़का हूबहू मेरे जैसे था, लेकिन वो मैं नहीं था। और मैंने अपनी बीवी को यह बात बता दी और फिर उस पुलिस वाले की मदद से जब मैंने उस लड़के के बारे में पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। और जब उसके माँ बाप के बारे में मालूम हुआ तो मेरे पिता के पुराने दुश्मन निकले और फिर पुलिस के सामने जुबान खोल दी कि वो लड़का असल में मेरा ही जुड़वा भाई है, जो कि उन्होंने अस्पताल से चोरी कर लिया था मेरे माँ बाप से बदला लेने के लिए। वो नहीं जानते थे कि हम जुड़वा पैदा हुए हैं और ये बात मेरे माँ बाप तक नहीं जानते थे कि हम 2 भाई हैं। ये सब कुछ एक नर्स ने किया था और वो लड़का गलत राह पर चल निकला था। मेरी पत्नी के पेट में उसी का बच्चा पल रहा था, लेकिन मैंने ये बात अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचने दी और फिर पत्नी का अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने भाई को भूल चुका हूँ, जो है तो मेरा खून, लेकिन गलत राह पर चल निकला है और आज हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।